विद्यार्थियों नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस कक्षा प्रोग्राम में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम भूगोल का जो हमारा संस्करण कंटिन्यू चल रहा था उसका चौथा संस्करण हम लोग लेकर आए हैं। सीधे आपके स्क्रीन पर देखिए, सीधा क्वेश्चन हमने पुट आउट किया है। चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के कक्षा कार्यक्रम की। बेहद इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए, निश्चित रूप से आपके परीक्षा में ये रामबाण सिद्ध होगा। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 76 आ रहा है और एक एक प्रश्न को आप देखिए। हम विश्लेषण के तौर पर भी आपको एक एक जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें 4 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे इस तरीके से जब हम समझा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, जापान द्वीप समूह के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। एक बात आपको ध्यान हो जानी चाहिए कि जापान द्वीप समूह है कहां पर। तो ये बात कहां पर है सर? ये प्रशांत महासागर में है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि जापान द्वीप समूह कहां पर है? प्रशांत महासागर में। दूसरी बात, यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। दूसरा ऑप्शन है शिकोकू, क्यूशु, होन्शु और होक्काइडो। तीसरा ऑप्शन है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। और चौथा ऑप्शन आपके यहां पर है क्यूशु, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो। साथियों, राइट आंसर होगा सी नंबर। ये बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम सीक्वेंस देखें तो यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो सबसे ऊपर जो द्वीप है उसका नाम है होक्काइडो। होक्काइडो के बाद में दूसरा यहां पर द्वीप है, इस द्वीप का नाम है होन्शु। फिर उसके बाद में तीसरा द्वीप जो है वो शिकोकू और चौथा द्वीप अगर आप देखेंगे तो वो क्यूशु है। तो यहां पर देखिए, एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यूशु। ये 4 द्वीप हैं और अगर इन 4 द्वीपों में सबसे बड़ा देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु है। और सबसे बड़ा है, इसी के ऊपर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। तो टोक्यो यहीं पर स्थित है। इसके अलावा यहां पर एक ज्वालामुखी भी है जिसे फ्यूजीयामा कहते हैं। ठीक है, फ्यूजीयामा। तो ये भी यहां पर देखिए, जापान के लोग इस ज्वालामुखी की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम यहां पर देखें तो शिकोकू द्वीप की बात करें, शिकोकू द्वीप के ऊपर एक शहर है जिसका नाम है ओसाका। और ओसाका क्या कहलाता है? तो जापान का मानचेस्टर कहलाता है। जैसे इंडिया का मानचेस्टर क्या है? अहमदाबाद। राजस्थान का मानचेस्टर क्या है? भिवाड़ी। ऐसे ही अगर हम देखें तो जापान का मानचेस्टर क्या है? ओसाका। शिकोकू द्वीप पर स्थित है। तो 4 द्वीप ये नॉर्थ से शुरू होते हैं और साउथ तक जाते हैं। अगर इनमें देखें तो यहां पर राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे ऊपर होक्काइडो है, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु। और इसी के ऊपर 80% जनसंख्या जापान की निवास करती है। किसके ऊपर? होन्शु द्वीप पर। एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर एक शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा शिकोकू पर है और यहां पर एक शहर है क्यूशु पर जिसका नाम है नागासाकी। आप सबको पता है 6 अगस्त 1945 को यहां पर बम गिराए गए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और यहां पर नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए गए? 9 अगस्त 1945 को। तो 3 चीजें। एक चीज और, यहां पर जो होन्शु द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, यह होन्शु द्वीप, यहां पर एक मैदान है, इसी द्वीप के ऊपर एक मैदान है जो जापान का सबसे बड़ा मैदान है, इसे क्वांटो का मैदान कहते हैं। तो ये 4-5 प्रश्न थे जो आप देख रहे थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो फ्यूचर कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यहां पर राइट आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका को ही हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं, इसे हम काला महासागर भी महाद्वीप भी कहते हैं और इसे ही हम भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में हमने देखा तीनों रेखाओं का महाद्वीप कहलाता है, चारों गोलार्धों में स्थित है। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को, राइट। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप। और इसे ही प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, राइट।
ठीक है विद्यार्थियों, एशिया की बात करें तो आप सब जानते हैं ये मानव सभ्यता का पालना, ठीक है, सभ्यता का क्या कहलाता है, पालना कहलाता है। तो क्योंकि यहां पर एशिया में जनसंख्या भी सर्वाधिक निवास करती है, सभ्यताओं का जन्म हुआ यहीं से, मानव ने सभ्यताओं का विकास हुआ, तो यहां पर फ्यूचर महाद्वीप किसे कहते हैं, यानी भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका को क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहां पर खनिज संसाधन संपन्न है जो निकट भविष्य में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। विकास के लिए खनन उनका होगा, विकास होगा, विदोहन होगा, इसलिए यहां पर डिपोजिशन ऑफ द मिनरल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए इसे कहा जाता है भविष्य का महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 78 नंबर, फंडी की खाड़ी अब स्थित है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब फंडी की खाड़ी का किस महासागर में, तो यहां पर उत्तर हो जाना चाहिए अटलांटिक महासागर। आप सब जानते हैं अटलांटिक महासागर में है फंडी की खाड़ी, ठीक है। अब इनमें देख लेते हैं सर कहां पर है, तो यहां पर देखिए न्यू ब्रुंसविक व नोवा स्कोशिया के मध्य पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन देखिए वर्जीनिया व मैरीलैंड के मध्य, तीसरा ऑप्शन कोस्टारिका के पश्चिम में, और चौथा ऑप्शन है अलास्का के दक्षिण में। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम बात करें, ये हमारा एक महाद्वीप है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, नीचे किस तरीके की स्थितियां लिए हुए हैं, इसको हम कहते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और यहां पर एक देश है ऊपर कनाडा, ठीक है, यहां पर एक ये अलास्का है जो यूएसए का भाग है, तो नीचे देश है यूएसए, फिर यहां पर मैक्सिको और ये मध्य अमेरिका। तो यहां पर एक खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है फंडी की खाड़ी। किस महासागर में है सर, तो यहां पर हम पहले ही कह चुके हैं अटलांटिक में, और ये न्यू ब्रुंसविक व नोवा स्कोशिया के मध्य, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक बात सर, ये फंडी की खाड़ी प्रसिद्ध क्यों है, तो विश्व के, यहां पर नोट करने योग्य बात है, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, कहां पर आते हैं, फंडी की खाड़ी में। तो नोट डाउन करते जाइए विद्यार्थियों, 16 से 18 मीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचे ज्वार कहां आते हैं, तो वो आते हैं फंडी की खाड़ी में। जहां तक भारत का सवाल है कि भारत के तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचे ज्वार कहां आते हैं, पानी का तट की ओर खिंचाव होकर ऊपर उठना कहलाता है ज्वार, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जैसे दीर्घ ज्वार जो आता है वो पूर्णिमा और अमावस्या को आता है, लघु ज्वार प्रत्येक मास की सप्तमी और अष्टमी, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी, वो भी आता है, ठीक है। तो यहां पर देखें तो दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को, और लघु ज्वार की बात करें तो वह भी महीने में 2 बार ही आते हैं, एक बार शुक्ल पक्ष में, एक बार कृष्ण पक्ष में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 79 आपके स्क्रीन पर, देखिए दक्षिण भारत ऑब्लिक प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, यानी आपको ये चोटी बतानी है कि प्रायद्वीपीय भारत, अगर हम ये अपने प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है, और यहां पर एक पर्वतमाला ये है जिसे आप कहते हैं नीलगिरी की पर्वतमाला, ठीक है। तो ये पर्वतमाला नीलगिरी है, इसे हम नीलगिरी कह रहे हैं, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में दोदा बेटा है, ठीक है, दोदा बेटा तमिलनाडु। और अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा सर कितनी है, तो 2637 मीटर। इसके नीचे एक पर्वतमाला है ये जिसका नाम है अन्नामलाई, राइट, अन्नामलाई। तो विद्यार्थियों अन्नामलाई पर्वतमाला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें, इसके अंदर जो चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुदई, यस अन्नाईमुदई, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर, ठीक है। तो 2695 मीटर, यहां 2637 है। अब दो बातें आपको इस प्रश्न को देख लीजिए, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी देखिए दोदा बेटा तो नहीं होगी, हालांकि तमिलनाडु में, क्योंकि इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और नीलगिरी पर्वतमाला में है। अगस्त्यमलाई ये भी नहीं है, अन्नाईमुदई, अमरकंटक, और अमरकंटक की बात करें तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है, इसकी हाइट कम है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्नाईमुदई। तो दो बातें आप देखिए, सर अन्नाईमुदई है कहां पर, तमिलनाडु में। अब यहां पर आपके प्रश्न का प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, अन्नाईमुदई। लेकिन यह भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किसकी, प्रायद्वीपीय भारत की। दूसरी सबसे ऊंची चोटी
प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। ये लीजिए दोदा बेटा, ये भी तमिलनाडु के अंदर है, 2637 मीटर है साथियों। आप सब जानते हैं नीलगिरी पर्वतमाला चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टोडा जनजाति निवास करती है। और इसके विस्तार की जहां तक बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु, केरला के कुछ परिक्षेत्र के अंदर इसका बड़ा विस्तार पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज और मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको हम एक नाम से जानते हैं गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर है। और पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, 8598 मीटर। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां पर 80 नंबर आ रहा है, हिमालय पर्वत श्रेणी का मुख्य प्रकार क्या है? तो देखिए, एक होता है अगर जब दो प्लेटें, अगर हम बात करें दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, मान लीजिए एक प्लेट है और एक प्लेट है, इस सिचुएशन को कहा जाता है अभिसरण। ये ठीक है, और जब ये प्लेटें, अगर कोई प्लेट, यहां पर दो प्लेटें अगर एक दूसरे के से दूर जाती हैं तो इसे कहते हैं अपसरण। ठीक है, अब आप सब जानते हैं जब कोई दो गाड़ी, या ये मान के चले उदाहरण के तौर पर कि जब दो प्लेटें एक साथ आ रही है तो क्या होगा? विनाश। तो यहां पर होगा विनाश, इन्हें बोलते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारे। और जब ये दूर जाती हैं तो यहां होती है रचनात्मक प्लेट किनारे, इन्हें क्या बोलते हैं? रचनात्मक प्लेट किनारे। तो जब ये दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो इस तरीके से फोल्डेशन की स्थिति बनती है। तो हिमालय की बात करें तो हिमालय के ऊपर एक प्लेट थी, इस प्लेट का नाम था यूरेशियन, राइट, यूरेशियन प्लेट। और नीचे से इधर से ये प्लेट जिसको हमने नाम दिया इंडो, इंडो प्लेट इधर से यहां से मूव कर गई। जब दोनों के बीच में यहां था तेथिस सागर, और तेथिस सागर की जगह बन गया क्या? हिमालय, राइट। तो दो प्लेटें के अभिसरण से क्या, किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय कैसा है तो आप सब जानते हैं कि हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला है। कैसी है? नवीन। तो ज्वालामुखी से निर्मित नहीं है हिमालय, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, जैसा अभी हमने कहा फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, ऐसे अगर हम बात करें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, वो भी एक ज्वालामुखी से निर्मित है। वलित पर्वतमाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, सर वलित तो अरावली भी है और हिमालय भी है, बिल्कुल राइट बात है, लेकिन ध्यान रखिए अरावली प्राचीन वलित पर्वतमाला है और हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला है। और हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला भी है। कल भी मैं चर्चा कर चुका था, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला रॉकीज, दुनिया की सबसे चौड़ी पर्वतमाला, ये भी हम कह चुके थे रॉकीज, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालयज। तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है? ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है कि यदि कोई पर्वत है और वो दोनों ओर से ब्लॉक है, यानी बीच से उठा हुआ पार्ट है, दो भाग नीचे खाई है, तो वो बीच में ब्लॉक हो जाता है। जैसे हम भारत के में बात करें तो सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वतमाला, तो अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला है क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ रही है, राइट। तो यहां पर मैंने तीनों आपको उदाहरण भी दे दिए। अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाइए। यानी आपको क्रम लगाना है, किधर से? पूर्व से पश्चिम। तो देखिए अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम, तो देखिए ऊपर है काराकोरम, फिर उसके बाद में लद्दाख, फिर आती है जास्कर, और ये तीनों ही किसका भाग है? ट्रांस का। कौन से हिमालय का? ट्रांस हिमालय का। इसके बाद यहां पर एक और दी हुई है जिसका नाम है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल किसका भाग है? लघु हिमालय का। अब आपको यहां दो बातें समझनी होगी। ये अगर बात करें तो ये सबसे लंबी पर्वतमाला फैली हुई है काराकोरम, क्योंकि कैलाश पर्वत तक फैली है, और वो क्रम कहां से लगवा रहा है? पूर्व से पश्चिम। तो उसके बाद में दूसरी यहां पर अगर हम देखें तो आप देखिए यहां पर आती है लद्दाख, ये लद्दाख शुरू होती है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर शुरू होती है जास्कर, और इधर है आपकी पीर पंजाल। पीर पंजाल। अब आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पूर्व में कौन सी आ गई? काराकोरम। उसके बाद में दूसरी कौन सी है? लद्दाख। तीसरी कौन सी है? जास्कर। फिर कौन सी है? पीर पंजाल। तो यानी पहले नंबर पर आपकी आनी चाहिए काराकोरम।
3 नंबर, तो 3 नंबर इनमें ऑप्शन ही नहीं है, तो सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। अच्छा प्रश्न है, ये राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन ट्रेंड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बहुत अच्छा प्रश्न यहां से, क्योंकि जब आर्य भारत में आए थे तो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। पहला ऑप्शन खेबर दर्रा, दूसरा दर्रा बोलन दर्रा, कराकोरम दर्रा और शिपकीला दर्रा। तो यहां पर थोड़ा सा समझिए, जब आर्य भारत में आए, मध्य एशिया की कनेक्टिविटी इन्हीं दर्रों से सीधे तौर पर भारत को कनेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो राइट आंसर हो जाएगा खेबर दर्रा, क्योंकि आर्य भारत में किस दर्रे से होकर आए थे, खेबर दर्रा से। तो बोलन दर्रा, खेबर दर्रा जो आज पाकिस्तान में है, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर ये परीक्षा में क्वेश्चन आता रहता है। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा ये काराकोरम है, और शिपकीला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक। चलिए 83 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ दिया हुआ है दर्रा और दूसरी तरफ दिए हुए राज्य। अक्सर ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं विद्यार्थियों, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। यहां पर देखिए नाथुला दर्रा, तो कहां पर है नाथुला, सिक्किम में। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न। तो समय कैसे बचाएं, इन ऑप्शन को खारिज कर दीजिए। अब 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो बोमडीला दर्रा, तो बोमडीला दर्रा कहां पर है, यहां पर देख लीजिए अरुणाचल में। तो यहां पर एक आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी खत्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 3 1 2 4। तो तुजू दर्रा कहां पर है, मणिपुर में, और शिपकीला दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो क्या है कि हम समय को बचा सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर। बहुत अच्छा प्रश्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पुट आउट हो रहा है 84 नंबर, जोजिला दर्रा जोड़ता है। देखिए दर्रों के अक्सर क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहां पर एक चीज को समझना होगा, एक पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का नाम है लद्दाख। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला, लद्दाख। और लद्दाख के नीचे एक पर्वतमाला है जिसका नाम है जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ये थोड़ा सा आप देखिए, ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, राइट, पर्वत श्रेणी। तो साथियों यहां पर क्या होता है, यहां एक शहर है जिसका नाम है श्रीनगर, ये श्रीनगर है, और यहां पर एक शहर है जिसका नाम है लेह। ठीक है, तो दोनों में अगर हम देखें तो यहां पर दर्रा, इस जास्कर पर्वत श्रेणी में दर्रा है, इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा, राइट, जोजिला दर्रा। और ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। तो राइट आंसर पहला ही आपको दिख रहा है, श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। और किस पर्वत श्रेणी में है, तो जास्कर। ये पर्वत श्रेणी कौन सी है, जास्कर, और दर्रा कौन सा है, जोजिला। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 85, पाल घाट। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। पहले तो ये समझिए कि पाल घाट है क्या। अगर हम भारत के सेक्टर को देखें तो यहां पर एक घाट है जिसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट है। और ये अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा स्पष्ट तौर पर समझाऊं तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को हम सह्याद्री भी कहते हैं। तो यहां एक पर्वतमाला है जिसका नाम है नीलगिरी, राइट, और यहां जो अभी पर्वतमाला थोड़ी देर पहले देख रहे थे अन्नामलाई, अन्नामलाई। और ये जो है, ये जो नीचे देख रहे हैं ये है इलायची की पहाड़ी, यानी इसको हम कह सकते हैं कार्डोमम की पहाड़ियां। कार्डोमम का मतलब इलायची की पहाड़ियां, राइट, पहाड़ियां। तो ये आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी है, ये आपकी यहां पर अगर आप देखें तो कार्डोमम की पहाड़ियां, नीलगिरी की और पश्चिमी घाट। ये दर्रे इस प्रकार हैं। पहला दर्रा आता है यहां पर अगर हम देखें तो थाल घाट। ठीक है, थाल घाट। दूसरा दर्रा ये है भोर घाट, और ये दोनों ही दर्रे महाराष्ट्र में है। एक बात ध्यान रखिए, यहां पर दोनों ही दर्रे कहां पर है, यहां पर कर देता हूं, सॉरी, ये यहां पर लगा दिया हमने। यानी यहां पर अगर हम देखें तो ये 2 दर्रे यहां पर आपको दिखाई देते हैं पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट के अंदर। तो पहला दर्रा हमारा कौन सा है, थाल घाट। ठीक है, तो ये दर्रा कौन सा हो गया, थाल घाट, और ये दर्रा कौन सा हो गया, भोर घाट। और ये बंबई को, ये जो है वो तो जोड़ता है नासिक से, और ये बंबई को जोड़ता है पुणे से। ये लीजिए कौन सा, भोर घाट। उसके बाद यहां दर्रा आता है, इसे हम कहते हैं पाल घाट। ठीक है,
पालघाट दर्रा नीलगिरी को अन्नामलाई से अलग करता है और कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको? कोच्चि को कोयम्बटूर से। और उसके बाद नीचे दर्रा आता है सैनकोट दर्रा, ठीक है, सैनकोट दर्रा, जो तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरई से। तो यहां हमें किसके बारे में बताना है? पालघाट। तो पालघाट यहां पर ऊपर हो जाएगी कौन सी पर्वत श्रेणी? नीलगिरी। और नीचे कौन सी हो जाएगी? अन्नामलाई, राइट, अन्नामलाई। और इनके बीच में कौन आ जाएगा? बीच में आ जाएगा पालघाट। और पालघाट ये दर्रा आ गया, किसको जोड़ेगा? तो ये कोयम्बटूर को। किसको जोड़ेगा? कोयम्बटूर। कैसे? किसको जोड़ रहा है? कोच्चि को, राइट। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं किन किन के मध्य स्थित है। नीलगिरी और कार्डोम, ये तो गलत है। दूसरा नीलगिरी और अन्नामलाई, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। तो वैसे ही आ रहा है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए आप सूत्र याद रख सकते हैं, TBPS, यानी उत्तर से दक्षिण अगर हम दर्रों का क्रम लगाएंगे तो ये आएगा। पहले देखिए यहां पर थालघाट, फिर भोरघाट, फिर पालघाट और फिर सैनकोट। तो थालघाट किस किसको जोड़ रहा है? बंबई को नासिक से जोड़ रहा है। भोरघाट बंबई को पुणे से। पालघाट कोच्चि को कोयम्बटूर से। और नीलगिरी को किससे अलग करता है? अन्नामलाई से, ठीक है। सैनकोट दर्रा अन्नामलाई को किससे अलग करता है? और वो कार्डोम की पहाड़ियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 86। खनिजों के भंडार सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो खनिजों के सर्वाधिक भंडार कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, पर्वत, पठार, मैदान और घाटियां। आपने विद्यार्थियों नोटिस किया होगा कि पंजाब और हरियाणा में खनिज नहीं पाए जाते, कम पाए, बिल्कुल नगण्य मात्रा कह सकते हैं। तो क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में, घाटियों में खनिज कम पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा खनिज अगर कहीं मिलेंगे तो वो पठार में। जैसे छोटा नागपुर का पठार आप देखिए, रूर कहलाता है इंडिया का, कोयले का डिपोजिशन है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की बात करें, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, पूरा प्रायद्वीपीय पठार खनिजों से समृद्ध है। तो सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? खनिज पठारों में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87। तमिलनाडु कोरोमंडल तट में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो राइट आंसर यहां पर उत्तर पूर्वी मानसून होगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे। देखिए ये अपना भारत है, और भारत में अगर हम बात करें साथियों, तो यहां पर ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला यहां पर ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के ऊपर ये आंध्र प्रदेश है। और यहां पर अगर तट की बात करें तो ये जो तट आप देख रहे हैं, इस तट का नाम है कोरोमंडल तट, राइट, कोरोमंडल तट। इसे हम पायन घाट भी कहते हैं, पायन घाट, बहुत कम लोग जानते हैं, इसे हम पायन घाट भी कहते हैं। चलिए अब क्या होता है, भारत में जब मानसून की एंट्री होती है तो मानसून की एंट्री ऐसे होती है, यानी ग्रीष्म काल में जब भारत में मानसून आता है तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में आता है 25 मई को। यहां पर एक तट है जिसका नाम है मालाबार तट। तो मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार के बाद में अगर कहीं टकराता है तो मालाबार तट पर 1 जून को। एक्सप्रोक्सीमेट मानसून कभी कोई फिक्स तो है नहीं कि इतने ही तारीख को आएगा भाई, वो तो एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है। एक्सप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो भारत में मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश अंडमान निकोबार में होता है 25 मई को, उसके बाद मालाबार तट पर होता है केरला में, ठीक है, 1 जून को। अब ये ग्रीष्मकालीन मानसून है, तो ये भारत का कैसा पार्ट है? दक्षिण, और ये कैसा है? पश्चिम। तो ये दक्षिण पश्चिम से किधर जा रहा है मानसून? उत्तर पूर्व की ओर। ये भारत में मानसून का प्रवेश है। अब जब ये मानसून इस तरीके से गया तो इस कोरोमंडल तट पर ग्रीष्मकालीन वर्षा नहीं होती। यानी अगर हम बात करें तो वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, राइट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ही हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। ये कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं करता, इसका मतलब ये ऑप्शन तो खारिज हो जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे लेकिन जब ये जो मानसून गया है वो मानसून लौट कर भी आएगा, ये डेफिनेट मानिए। वो लौट कर जब आता है तो वापस अंडमान निकोबार से आर्द्रता ग्रहण कर लेता है और यहां बारिश करता है। यानी लौट कर कहां से आएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इधर वापस लौट रहा है इस तरीके से। तो इस कोरोमंडल तट पर बारिश करता है कौन सा मानसून? उत्तर पूर्वी मानसून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, कि उत्तर पूर्वी मानसून कोरोमंडल तट पर क्या करता है? वर्षा करता है। और कब करता है? शरदकालीन में। आपने अखबार में पढ़ा होगा नवंबर दिसंबर में कि कोरोमंडल तट पर भयंकर बारिश
वो लौटते हुए मानसून से होती है। अब आप कहेंगे सर सर्दियों में तो पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा होती है। अगर इस समय की बात कर लूं मैं, तो इस समय आप देखिए तकरीबन जनवरी का महीना चल रहा है, दिसंबर के अंदर हमारे यहाँ मावट देखने को मिलती है। इस पश्चिमी विक्षोभ से होती है मावट, और मावट को कहा जाता है स्वर्णिम बूंदे, गोल्डन ड्रॉप्स। लेकिन मावट कहां होती है, तो वह तो उत्तर पश्चिमी भारत में होती है, ठीक है, पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान का श्रीनगर, हनुमानगढ़, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और रबी की फसल के लिए चूंकि लाभदायक है, इसलिए हम इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 88 आ रहा है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो देखिए यहां थोड़ा सा समझना होगा, एक दिन है, ठीक है, तो डे की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान, दिन का अधिकतम तापमान, टेम्परेचर, और न्यूनतम तापमान, इनके बीच का डिफरेंट कहलाता है दैनिक तापांतर। जैसे आज का मान लीजिए अधिकतम 25 डिग्री है और न्यूनतम अगर हम बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस है, तो आज का दैनिक तापांतर कितना हो जाएगा? 18 डिग्री सेल्सियस। ये तो आप समझ गए होंगे दैनिक तापांतर क्या होता है। चलिए अब आप सोच रहे होंगे सर देखिए रेत धीरे धीरे गर्म होता है या जल्दी से गर्म हो जाता है? तो रेत जल्दी गर्म होता है, जल्दी ही ठंडा होता है। लेकिन अगर पहाड़ों की बात करें, पठारों की बात करें, तो वो धीरे धीरे गर्म होते हैं। और रात को अगर आप किसी शिला के ऊपर बैठ जाइए, रात को भी आपको वो गर्म मिलेगी। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा उनमें वेरिएशन नहीं आता है। अब रेत क्या होता है, गर्मियों में अगर बात करें जैसलमेर की मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो रेत बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर 45 डिग्री, और शाम को एक चद्दर की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाए। तो अब देखिए 45 और 10 में डिफरेंट ज्यादा है, तो उसने पूछा सर्वाधिक दैनिक तापांतर। तो अगर ऑप्शन देख लेते हैं कि सर यहां पर क्या होगा, तो देखिए यहां पर अगर देखें पूर्वी तटीय प्रदेश नहीं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र ये भी नहीं। अंडमान निकोबार ये जलीय क्षेत्र है, वहां इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती ही नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहां पर दिन में बहुत अधिक तापमान हो जाता है और रात को डाउनफॉल हो जाता है, और टेम्परेचर में डिफरेंट बहुत होता है। एक दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच डिफरेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 89। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वह है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सेल्फ। तो यहां पर देखिए आत्मनिर्भर है, ठीक है। लोहा एवं इस्पात उद्योग नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वस्त्र उद्योग, यस वस्त्र उद्योग, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त रॉ मेटेरियल भी है। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन और लेबर से लेकर ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है, पूर्णतः आत्मनिर्भर है। किसमें? वस्त्र उद्योग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, फूलों की घाटी कहां पर है? तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आया साथियों, फूलों की घाटी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए फूलों की घाटी अलग होती है। और अगर हम बात करें कि सर दूसरी बात महत्वपूर्ण, अगर हम बात करें तो साइलेंट वैली अलग होती है। तो फूलों की घाटी कहां पर होगी? उत्तराखंड में, ठीक है। जबकि साइलेंट वैली कहां पर है? साइलेंट का मतलब शांत घाटी, साइलेंट वैली शांत घाटी कहां पर है? केरल के अंदर है, केरल के अंदर है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की घाटी उत्तराखंड। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये नेशनल पार्क भी है, एक बात ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई गया क्वेश्चन, शांत घाटी साइलेंट वैली अवस्थित है, तो इसका तो उत्तर हम बता ही दिए, केरल के अंदर है। क्योंकि यहां पर क्या पाई जाती है? यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में अगर कहीं सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी तो वो यहीं पर पाई जाती है। और यहां पर एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी है, पश्चिमी घाट को इसलिए हम हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट, तप्त स्थल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में तप्त स्थल कितने हैं? 4 हैं, ध्यान रखिएगा। एक पश्चिमी घाट हो गया है जो अभी आप देख रहे थे, दूसरा पूर्वी हिमालय हो गया है, पूर्वी हिमालय, तीसरा कौन सा है? इंडो बर्मा हो गया है, इंडो बर्मा, ठीक है। और चौथा कौन सा है? सुंडालैंड, वह अंडमान निकोबार, ठीक है, यानी जावा, सुमात्रा और अंडमान निकोबार। तो 4 हॉट स्पॉट है, साइलेंट वैली। लेकिन एक बात और याद रखिए, परीक्षा में यदि सिलिकॉन वैली आ जाए,
सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली चूंकि आईटी से संबंधित है और आईटी का भारत में सर्वाधिक केंद्र अगर कोई है तो वह है बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 92, चुंबी घाटी अब स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अगर हम भारत के ऑप्शन देख लेते हैं, सिक्किम, नेपाल और भूटान। देखिए इसका नेपाल से कोई संबंध नहीं है। अगर हम भारत की देखें तो ये नेपाल है, नेपाल के बाद में भारत का एक राज्य आ जाता है जो सिक्किम है, जो यहां पर देखें तो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है, और सिक्किम के बाद आता है भूटान, ठीक है, और ऊपर कौन है? तिब्बत, ठीक है, तिब्बत। अब होता क्या है कि चुंबी घाटी की अगर बात करें साथियों तो यहां है चुंबी घाटी। कहां पर? तो यहां ये चुंबी घाटी है। एक बार मैं रिपीट से बना देता हूं, ये नेपाल है, नेपाल के बाद में ये हमारा सिक्किम है और ये भूटान है। तो यहां अगर देखें ऊपर तिब्बत है, तो यहां पर है हमारा, यहां पर ये आपकी चुंबी घाटी है। तो किस किस में आ गई? ऊपर कौन है? तिब्बत, दूसरा कौन है? भूटान, और यहां कौन हो गया? सिक्किम। तो ऑप्शन में देख लीजिए। और इसी चुंबी घाटी में दर्रा स्थित है सिक्किम के अंदर, जिसका हमने नाम लिया था नाथुला दर्रा, ठीक है। तो नाथुला दर्रा अपन देख रहे थे कहां पर है? सिक्किम में, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, भूटान और तिब्बत, बी। तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, सीधी सी बात है। इसी चुंबी घाटी से भारत में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है तिस्ता, और तिस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए यहां पर आ रहा है 93, जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम। इस शब्द को ध्यान रखिए, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, नॉट इज डिसेंडिंग, असेंडिंग, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो पहले यहां ऑप्शन देख लेते हैं अपन। बहुत अच्छा प्रश्न है इसलिए आपको देखना होगा। पहला ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। तो अगर इनमें देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि केरल सबसे लास्ट में दिया है तो इसलिए ऑप्शन खारिज है, क्योंकि ये तो यहां पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है। ये अगर देखेंगे तो यहां तो बढ़ते हुए क्रम में दिया है, लेकिन यहां एक थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, केरल, यहां भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल। उसके बाद में चौथा ऑप्शन देखिए आप, चौथे ऑप्शन में सीधे तौर पर दिया हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये भी अगर हम देखें तो दोनों यहां पर तमिलनाडु और केरल ये सही है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसका है? केरल का, बिल्कुल राइट है। तमिलनाडु ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन मध्य प्रदेश से ज्यादा, यहां पर देखें मध्य प्रदेश से ज्यादा किसका है? छत्तीसगढ़ का। तो ये छत्तीसगढ़ बाद में आना चाहिए, एमपी पहले आना चाहिए। तो यहां राइट आंसर क्या आ जाएगा? एक। चलिए, पहला मध्य प्रदेश, फिर उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ का है, फिर तमिलनाडु का, और सबसे ज्यादा किसका है? केरल का। यानी हमें बढ़ते हुए क्रम में। तो ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, कहीं समस्या नहीं है, ठीक है। तो बहुत राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपको बढ़ते हुए क्रम बताना है। देखिए एमपी का, फिर उससे ज्यादा किसका हो गया? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ से फिर ज्यादा किसका हो गया? तमिलनाडु का, और फिर लास्ट में किसका सर्वाधिक हो गया? केरल। बताइए बढ़ता हुआ क्रम हुआ कि नहीं हो गया? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 94, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी अक्सर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? यानी 2011 से, अगर हम 2001 से बात करें, 2011 के मध्य 10 सालों में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 17.7%। ठीक है, अब यहां पर सर्वाधिक किस राज्य की? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य। तो ये एक प्रश्न बन जाता है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा? मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। तो मेघालय भारत का वो राज्य है जो सबसे ज्यादा रखता है, जो सबसे ज्यादा, मतलब इसकी जनसंख्या बढ़ी थी 27.8%, इसकी
जो 10 सालों में क्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई। लेकिन न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, तो ये भी एक प्रश्न अच्छा बन जाता है, तो वो आ जाएगा नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड। इसकी माइनस में चली गई थी, यानी कम हुई थी जनसंख्या, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 17.7। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, मेघालय, और न्यूनतम वाला कौन सा है, नागालैंड। चले बने आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, यानी आपको ये बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किस में है। ऑप्शन देख लेते हैं, केरल, राजस्थान, बिहार और एमपी। यहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर एसटी में सर्वाधिक पहले नंबर पर हमारा राजस्थान आ सकता है, नहीं, सबसे ज्यादा किसकी है, मध्य प्रदेश की है, ठीक है। 1 करोड़ से भी अधिक, अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया की बात करूं तो 1 करोड़ से अधिक लोग यहां पर एसटी के निवास करते हैं एमपी में, तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किसकी है, मध्य प्रदेश की। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। ये अच्छा प्रश्न बन गया है साथियों। यहां पर देखें तो उत्तर प्रदेश तो सर्वाधिक है, ये ऑप्शन तो खत्म ही हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर ये वाला ऑप्शन नीचे देखिए, क्योंकि हमें 3 सबसे छोटे राज्यों का क्रम बताना है। हालांकि इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो, और इसके अंदर ही बात करें तो एक क्रम की सीरीज बन रही है, लेकिन आपको बताना क्या है, देखिए सबसे कम किसकी है, सिक्किम की, ठीक है। कितनी है सर, 6.10 लाख, ठीक है, 6,10,000 समथिंग। उसके बाद में दूसरी सिक्किम से अधिक किसकी है, मिजोरम की, अगर 10.97 लाख की बात करें। और उसके बाद किसकी है, अरुणाचल की। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो गया, सिक्किम, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है, यूपी। तो सबसे ज्यादा यूपी की है, 19.9 करोड़ व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार। 20 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सोचिए, अगर हम बात करें भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, 1,21,08,54,000, ठीक है, 977 व्यक्ति अगर बात करें तो ये टोटल थी। लगभग 121 करोड़ हम लोग कहते हैं, उसमें से 20 करोड़ लोग यूपी में रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले लोग कहां रहते हैं, सिक्किम में, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या वाले जो राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम, फिर मिजोरम और अरुणाचल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर सिक्किम तो इसमें भी है, इसमें भी है, अरुणाचल इसमें, लेकिन क्रम देखिए, सिक्किम, फिर उससे अधिक किसकी, मिजोरम, और फिर अरुणाचल की, ठीक है। आपको 3 छोटे राज्य बताने अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 97 नंबर आ रहा है। यहां पर देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का क्रम बताइए। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे कह रहा था कि यहां पर अब आपको सर्वाधिक, तो यहां पर देखिए क्रम बताना है, तो ये क्रम तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। दूसरा अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से अधिक तो फिर महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र पहले आना चाहिए, महाराष्ट्र, ये क्रम भी खत्म है। सीधा उत्तर ए आ रहा है, सबसे ज्यादा यूपी की है, फिर उससे कम महाराष्ट्र की, और फिर बिहार की। तो यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा भारत का, वो कौन सा है, यूपी है। और यूपी की बात करें तो 19.9 करोड़, यानी लगभग 20 करोड़। तो दूसरे नंबर पर आता है आपका एमएच, यानी महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आता है बिहार। तो ये 3 राज्य जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य है भारत के, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा स्पीड इसलिए ज्यादा है कि समय कम कंप्रेस करना चाहते हैं हम लोग। यहां पर देखिए 98 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता कितने प्रतिशत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, 64.6%, 73%, 75.9%, ठीक है, और 80.4%। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखें तो 73% यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा है। भारत की औसत साक्षरता की बात करें, एवरेज की बात करें तो 73%, टोटल इंडिया की बात करें सर्वाधिक, ठीक है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता, तो भारत की औसत पुरुष साक्षरता कितनी है, 80.9% है।
फिर बात आती है सर महिला साक्षरता, महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता की बात करें तो 64.6% ये भारत की औसत महिला साक्षरता है। और महिला साक्षरता में पहला स्थान किसका है? तो हम पहले भी कह चुके हैं बिहार का है, और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। तो राजस्थान में 51.5%। ये राजस्थान की साक्षरता, महिला साक्षरता की बात कर रहा हूं। तो पुरुष साक्षरता भारत की औसत 80.9, महिला साक्षरता औसत कितनी है? 64.6, और टोटल औसत कितनी है? 73। और अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की भी बात करें, राज्य कौन सा है? तो हमारा सीधा उत्तर होगा कौन सा? केरल। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, और कई बार ऐसे प्रश्न परीक्षा में। अभी देखिए पॉपुलेशन से अगर दिल्ली पुलिस की बात करूं तो एसएससी जो भी इसकी ऑनलाइन एग्जाम ले रही है एटीसीएस, वो बार बार 2 क्वेश्चन पुट आउट कर रही है पॉपुलेशन से। अच्छे से पढ़कर जाइए स्टैटिक डाटा को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यहां पर देखिए 99 नंबर। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, तो यहां पर इसका मतलब पहले सर्वाधिक आना चाहिए और जाना किसकी ओर है? कम की ओर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ध्यान में रखना होता है कि घटता हुआ क्रम किसका है। ठीक है, तो ये देखिए लक्षद्वीप, ये ऑप्शन तो बिल्कुल खारिज है, क्योंकि घटता हुआ नहीं है, अपितु ये बढ़ता हुआ है। क्योंकि सिक्किम, ये जो लक्षद्वीप है, सॉरी सिक्किम के नाम आ गया, मैं कह रहा हूं लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूटी। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी भी है, राइट। दूसरी बात, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तीसरी बात करें तो चंडीगढ़, पुडुचेरी, मिजोरम और सिक्किम, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम बात करें तो पुडुचेरी की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा पुडुचेरी, यस, पुडुचेरी से कम पॉपुलेशन किसकी है? चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से कम किसके? मिजोरम, और फिर सिक्किम। ठीक है, 6.10 लाख। तो ये राइट आंसर आ जाएगा, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि सिक्किम की कम है और मिजोरम की, यानी मिजोरम पहले आना चाहिए और सिक्किम बाद में। तो यहां बिल्कुल क्लियर मैंडेट आ रहा है, ये सी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, अगर बात ध्यान रखिए, क्योंकि सिक्किम, फिर उससे अधिक मिजोरम, फिर चंडीगढ़ और फिर पुडुचेरी। लेकिन हमें बताना क्या है? पहले सर्वाधिक बतानी है। तो इन ऑप्शन में देखें तो पुडुचेरी की अधिक है, फिर उससे कम किसकी है? चंडीगढ़ की है, फिर उससे कम किसकी है? मिजोरम की है, और फिर उससे कम किसकी है? तो सिक्किम की है। ये लीजिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज की सीरीज का। टेलीग्राफ पठार निम्न में से कहां स्थित है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण हिंद महासागर। तो मैं आपको राइट आंसर पहले ही बता देता हूं, उत्तरी अटलांटिक में आएगा क्या? टेलीग्राफ का पठार। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो यहां पर इस अटलांटिक महासागर में एक कटक पाए जाते हैं। कटक का मतलब जानते हैं? कटक का मतलब होता है समुद्री पहाड़ी, ये कटक है। और इसमें ये 0 डिग्री है इस महासागर के अंदर भूमध्य रेखा, इसके ऊपर है उत्तरी अटलांटिक, राइट, और नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी अटलांटिक। दुनिया की सबसे लंबी कटक है, इस कटक का नाम है मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी है? एस आकृति है, एस अक्षर की, ये देख लीजिए आप। तो यहां जो ये वाला पार्ट है, ये इस उत्तरी अटलांटिक की कटक में ये वाला भाग है, ये कहलाता है टेलीग्राफ का पठार। ठीक है, क्योंकि ये कटक का ही भाग है टेलीग्राफ का पठार, तो किस में आ जाएगा? उत्तरी अटलांटिक में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा प्रश्न है। तो यहां 2 प्रश्न और भी याद रखिए। मध्य अटलांटिक कटक दुनिया की सबसे लंबी कटक है, 14,400 किलोमीटर, समुद्र में ही पहाड़ी है, आप सोच लीजिए। ठीक है, और इसी इसकी आकृति ऐसा आकार की है। तो आज का कक्षा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। इसके साथ साथ मैंने कहा ये हमारी पुस्तक, जिसका सॉल्यूशन हम बड़ी तत्परता के साथ दे रहे हैं, आप लोगों के साथ बने हुए हैं। अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल 5वें संस्करण के साथ। धन्यवाद।